अपने चालू करना है यार अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स। तो ध्यान रखना कभी भी कोई भी प्रैक्टिकल टॉपिक जब चालू करो उसका पहले थ्योरी वाला जो पार्ट होता है, थ्योरी वाला लेक्चर है, उसको अच्छे से ध्यान से सुनो, समझो और लिखो। क्योंकि अगर थ्योरी क्लियर हो जाएगा तो प्रैक्टिकल समझ अपने लिए बहुत ही इजीली और बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। और ये थ्योरी क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव के लिए भी हेल्प करता है, प्रैक्टिकल सम्स में हेल्प करता है, एज वेल एज हमें थ्योरी क्वेश्चन लिखने में भी हेल्प करता है। जो सेमेस्टर 5 है, हमने जहां पे पढ़ा थोड़ी बहुत गलतियां की, बट इस बार नहीं करनी गलतियां। मैं स्टार्ट टू एंड तक पूरा अच्छे से समझना करना यार। इसलिए कहूंगा कि इसके थ्योरी कॉन्सेप्ट भी ध्यान से सुनो समझो, जो आज मैं बताने जा रहा हूँ। आज का सेशन में अपना थ्योरी वाले पार्ट खत्म हो जाएंगे, नेक्स्ट लेक्चर से अपना सारे के सारे प्रैक्टिकल चालू होंगे। तो देखो टॉपिक क्या है, अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर। ये इसमें 3 वर्ड है, एक है अंडर राइटिंग, एक है शेयर्स और एक है डिवेंचर्स। ये तीनों वर्ड आपने पहले सुना रहेगा और समझा भी रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं जब बारी आती है पूछने और बताने की तब वहां पे थोड़ा कंफ्यूजन होता है। तो ये अंडर राइटिंग, शेयर्स एंड डिवेंचर कहीं ना कहीं तीनों वर्ड आपने सुना ही रहेगा। ये हम कॉमर्स है सर 5 साल से, लगभग 4.5 साल से। हमें पता होना चाहिए कि तीनों वर्ड का मतलब क्या होता है, ठीक है। अच्छा, ये टॉपिक पे डायरेक्ट आने से पहले मैं कुछ एग्जाम्पल बताता हूं शेयर्स और डिवेंचर्स के बारे में। पहले तो शेयर्स के एग्जांपल, जैसे कि 1 लाख रुपए में कंपनी एज अ कंपनी रेज करना है फंड, तो कंपनी करता है उस 1 लाख को छोटे पार्ट्स में डिवाइड करता है। जो छोटा सा पार्ट है उसी को बोलते हैं शेयर्स। सेम एज इट इज डिवेंचर, दोनों में एक बड़ा फर्क क्या है कि शेयर्स जो खरीदता है वो कंपनी का ओनर बन जाएगा, और जो कंपनी का डिवेंचर खरीदेगा वो कंपनी का क्रेडिटर बन जाएगा। ऐसा क्यों पढ़ा यार कि मैं आप लोग टाइम वेस्ट करूँ कि नहीं। ओके, तो चलो ये तो ठीक है, लेकिन सर ये अंडर राइटिंग क्या होता है? अंडर द टेबल ये पैसा ये शेयर दे पैसा ले, नहीं सर। अंडर राइटिंग का या मतलब कुछ अलग है। देखो यार समझते कि एग्जैक्टली अंडर राइटिंग होता क्या है। देखो एक एग्जांपल लेते हैं, हमेशा की तरह हर न्यू टॉपिक चालू करने से पहले हम एक एग्जांपल चालू करते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल्स रहेगा। सबसे पहले हम एक कंपनी क्रिएट करते हैं, ले भारी लिमिटेड। ले भारी लिमिटेड एक कंपनी नाम क्या है अपने लिए, ले भारी लिमिटेड। इट्स जस्ट एग्जांपल है। ले भारी लिमिटेड एक ये कंपनी है अपने पास। ये कंपनी मान लो मार्केट में शेयर इशू करने जा रहा है, शेयर पब्लिक करने जा रहा है, पब्लिक में शेयर इशू करने जा रहा है। अब जरा सोचो सर, पब्लिक में शेयर इशू तो करने दो ना, अच्छी बात है ना, पैसा मिलेगा। अरे लेकिन कुछ रिस्क है सर, समझा नहीं। अगर पब्लिक में शेयर इशू करेगा तो कुछ रिस्क है। क्या रिस्क है बता सकते हैं आप लोग? मान लो आप कंपनी चालू करने जा रहे हो, मार्केट में शेयर इशू करें। मार्केट में शेयर इशू करने का मतलब क्या होता है कि लोगों को बोल रहे पैसा इन्वेस्ट कर, पैसा इन्वेस्ट कर, दे पैसा, दे पैसा, दे 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 पैसा, दे पैसा दे, ऐसा हम बोल रहे हैं। तो जरा सोचो कि रिस्क क्या हो सकता है। पहला रिस्क, सबसे मैंने 2 कैटेगरी डिवाइड किया। पहला रिस्क, बहुत सारे रिस्क है। तो सबसे फर्स्ट रिस्क कि अगर मान लो कि मैंने मार्केट में शेयर इशू किया और लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, जितनी जरूरत थी सब्सक्राइब का मतलब उतने लोगों ने इन्वेस्टमेंट नहीं किया। मैंने मतलब कौन, ले भारी लिमिटेड। ले भारी लिमिटेड पूरा एग्जांपल अपना ले भारी लिमिटेड के हिसाब से ही सोचना है आपको कि एज अ ले भारी लिमिटेड ने मार्केट में शेयर इशू किया, तो रिस्क क्या हो सकता है? रिस्क कब हो सकता है? अगर लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया। सब्सक्राइब का मतलब क्या है? सब्सक्राइब जैसे कि आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते नहीं यार, बस देख के चले जाते हो। वैसे ही अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है कि सब्सक्राइब का मतलब लोगों ने शेयर नहीं खरीदा, तो क्या रिस्क हो सकता है? तो यहाँ पे मैं 2 सबसे बड़े रिस्क की बात करूंगा। सबसे पहला रिस्क है सर गुडविल डाउन। अब गुडविल क्या होता है? बिजनेस का रेपुटेशन। अगर लोगों ने शेयर नहीं खरीदा, बोलेंगे इसने शेयर इश्यू किया, कोई खरीदा ही नहीं शेयर, ऐसा बोलेंगे। कहीं ना कहीं अभी अलग तरीके से बोलेंगे वो, शेयर मार्केट डाउन होके, बट फिर भी कहीं ना कहीं गुडविल क्या हो रहा है उसका, डाउन हो गया। सबसे पहला सबसे बड़ा रिस्क, अगर लोगों ने शेयर नहीं खरीदा मार्केट में इश्यू करने के बाद। तो एक सेकेंड रिस्क क्या है कि एक चीज समझो, ये लीगल रूल के हिसाब से है कि हमने जितना भी मार्केट में शेयर इश्यू किया था उस पूरे अमाउंट का 90% अमाउंट अगर हमने 120 दिन के अंदर कलेक्ट नहीं किया। सुनो 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 सुनो, ऑब्जेक्टिव बन सकता है इसके अंदर। क्या बोल रहा हूं मैं बोल रहा हूं एज अ कंपनी मैंने मार्केट में जितना भी शेयर इश्यू किया था उस पूरे अमाउंट का अगर मैं 90% 120 दिन के अंदर कलेक्ट नहीं कर पाया, जिस दिन मैंने इश्यू किया उस दिन से लेके 120 दिन के अंदर मैंने कलेक्ट नहीं कर पाया, तो जितना पैसा तुमने लोगों से लिया रहेगा ना, मतलब जितने लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया रहेगा, 90% तो नहीं कर पाए, तो जितने परसेंट किए रहेंगे, 1%, 2%, 10% जो भी, तो जितना भी कलेक्ट किए रहेंगे वो पैसा रिफंड करना पड़ेगा।
सुनो क्या बोल रहा हूँ, एग्जाम्पल समझो। मैंने बोला कि ले बारी लिमिटेड एक कंपनी है, उसने मार्केट में शेयर इशू किया, तो रिस्क क्या हो सकता है, रिस्क कब हो सकता है, पहले तो क्वेश्चन ये है सर, लोगों ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो रिस्क हो जाएगा। अब रिस्क क्या हो सकता है, पहला रिस्क तो गुडविल डाउन हो जाएगा। सेकेंड रिस्क कर कि जो हमने मार्केट में शेयर इशू किया है उस पूरे शेयर कैपिटल का अगर 90% पैसा 120 दिन में नहीं मिला, तो जितना ही पैसा लोगों से लिया रहेगा, छोटा मोटा जो भी जिन्होंने ट्रस्ट किया रहेगा, उनका पैसा रिफंड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, रिफंड। और ये मैं नहीं कहता, ये कौन कहता है, कंपनीज एक्ट कहता है अपना। सही, तो बहुत बड़ा टेंशन है यार, है कि नहीं, ये तो बहुत बड़ा रिस्क है, बहुत बड़ा रिस्क है कि ले बाय लिमिट ने मार्केट में शेयर इशू किया बट नहीं हुआ तो गुडविल डाउन, ऊपर से 90% अगर पैसा कलेक्ट नहीं हो पाया गलती से तो 120 दिन के अंदर नहीं कलेक्ट होता, पूरा पैसा रिफंड करना पड़ेगा, मतलब कहीं नहीं पूरा कंपनी खत्म। सो इसलिए ऐसे रिस्क को हटाने के लिए, ऐसे रिस्क को हटाने के लिए हमारे पास कुछ लोग आते हैं, हमारे पास कुछ इंस्टीट्यूट्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं अंडरराइटर्स। समझाने की कोशिश करता हूं, आगे बढ़ाते अपने एग्जांपल को। पहले यहाँ क्लियर है, इतना क्लियर है, इतना क्लियर है ना रे, क्लियर है कि नहीं, बोलो जल्दी से, खाली ऐसा देखते रखते हाँ ना करने का, बोलने का, समझा, क्लियर है कि नहीं है, ओके ठीक। सो देखो, ले बाय लिमिट ने शेयर इशू कर दिया, रिस्क है, अब इस रिस्क को खत्म करना है अपने को, ये रिस्क एज अ कंपनी नहीं होनी चाहिए हमारे पास। तो सुनो, अब जो ले बाय लिमिटेड है ये शेयर इशू कर रहा है मार्केट में, तो इशू करेगा तो रिस्क है, तो इस रिस्क को हटाने के लिए, खत्म करने के लिए कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट या कुछ इंसान, कुछ ब्रोकर, कोई बैंक्स को अपॉइंट करता है। कौन, वही कंपनी जो मार्केट में शेयर इशू करने से डर रहा है, नहीं मैं शेयर इशू नहीं करूंगा, मेरे पैसे नहीं मिले तो मुझे पैसा वापस करना पड़ेगा, शेयर नहीं बिके तो। ऐसा जो रिस्क है, कंपनी जो रिस्क में टेंशन में है वो रिस्क में आ सकता है, इसलिए ये कंपनी क्या करता है, कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या कोई ब्रोकर, या कोई ब्रोकर इंसान जो भी शेयर ब्रोकर रहेगा, और कोई बैंक्स, इनमें से किसी को या इनको अपॉइंट करता है, ठीक है, तो यही लोग कहलाते हैं अंडरराइटर। सर इनको अंडरराइटर क्यों बोलते हैं, इनको तो बैंक नाम गया है। ये आपका जो शेयर मार्केट में इशू करने वाले हो, अब डायरेक्टली एज अ कंपनी हम डायरेक्टली इशू नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, बीच में इनको लाया, बोला चल तू मेरा शेयर बेच के देगा, ये बोला अरे टेंशन मत लो, तुम लोग डरो मत। कौन बोल रहा है, अंडरराइटर बोल रहा है। किसको बोल रहा है, ले बाय लिमिट को बोल रहा है। कौन बोल रहा है, अंडरराइटर। किसको बोल रहा है, ले बाय लिमिट को। सुन ले बाय लिमिटेड, तू टेंशन मत ले, तेरे सारे शेयर मार्केट में मैं बिकवा के दूंगा। ये ले बाय लिमिट के डायरेक्टर खुश, बल्ले बल्ले नाच रहे, एकदम मस्त एकदम। क्यों क्यों क्यों, क्योंकि अंडरराइटर क्या बोलता है, तू टेंशन मत ले, मैं हूं। अंडरराइटर क्या बोलता है, मैं हूं, तेरे सारे शेयर मार्केट में बिकवा के मैं दूंगा। जितने भी पब्लिक है उन सारे पब्लिक को, सारे शेयर होल्डर्स को, सारे पब्लिक को मैं बिकवा के दूंगा। कौन बोल रहा है, अंडरराइटर बोल रहा है। किसको बोल रहा है, कंपनी को। कंपनी तो कुछ क्या बात करता है सच में, मतलब यहाँ पे ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स है या जो बैंक्स होंगे, इनके शेयर्स को वो पब्लिक में सोल्ड करवा के देंगे। जो भी शेयर्स है वो पब्लिक में इशू करके बिकवा के देंगे, क्योंकि इनके कॉन्टैक्ट्स होते हैं डायरेक्टली। ऐसा नो, भले कंपनी कॉन्टैक्ट नहीं होगा, बट जो बैंक हो गया या जो ब्रोकर हो गया, इन सब ये कॉन्टैक्ट होते हैं, उनको पता है कि कौन सा क्लाइंट शेयर खरीद सकता है और कितना शेयर खरीद सकता है। सो इसलिए ये जो अंडरराइटर बोलता है, ये टेंशन मत ले, मैं हूं ना यहाँ पे, तेरे सारे शेयर को मैं मार्केट में बिकवा के दूंगा। नहीं बिकवाया ना, तू टेंशन नहीं, मैं अपने जेब से निकाल के तो पैसा दूंगा। कौन बोलता है, सर ये अंडरराइटर बोलता है। कितने अच्छे लोग होते हैं, सोचो ना यार, कितने प्यारे लोग हैं कि अपना रिस्क लिया। नहीं, कोई प्यारे नहीं रे बाबा, इस दुनिया में कोई प्यारे नहीं। जो ताकता है वो भी खाता है कि नहीं। तो कोई प्यारे नहीं है। ये लोग क्या फ्री में काम करेंगे, नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, ये लोग तो कमीशन लेंगे। क्या लेंगे, कमीशन लेंगे। सो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट है, जो तुम्हारा रिस्क अपने ऊपर ले लिया, बोला तो टेंशन मत ले, मैं बिकवा के लूंगा, तो उस इंसान को, उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को, उस बैंक को बोलेंगे हम अंडरराइटर्स। क्या बोलते हैं, अंडरराइटर्स। अब जो रिस्क ये ले रहा है, जो शेयर्स को बिकवाने की बात कर रहा है, इसके लिए क्या करेगा, कमीशन लेगा। ध्यान रखना, थोड़ा सा एग्जांपल इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। फिलहाल ध्यान रखना कि शेयर्स के ऊपर मैक्सिमम 5% है और डिवेंचर्स के ऊपर 2.5% ये मैक्सिमम है। सो ये चीज समझा आपने को पहले।
पहले क्लियर हुआ कि अंडरराइटिंग क्यों करते सर, अंडरराइटिंग तब करते जब मार्केट में शेयर सब्सक्राइब नहीं कर पाएगा पब्लिक तो। ओके, सो इस रिस्क को कम करने के लिए कंपनी एक इंस्टीट्यूट या कोई बैंक जो भी है अंडरराइटर को अपॉइंट करता है। अब ये अंडरराइटर क्या करता है, मार्केट में शेयर बिकवा करके लाके कंपनी को देगा। ये कॉन्सेप्ट है पूरा अंडरराइटर। देखो 3 चीजें, अंडरराइटिंग, अंडरराइटर और अंडरराइटिंग कमीशन। जो इंसान ये काम करवाएगा, शेयर बिकवाएगा, या जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जो बिकवाएगा, उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को या ब्रोकर को हम बोलते हैं अंडरराइटर। और वो करने के लिए अब ये जो काम कर रहा है, जो इंसान, जो अंडरराइटर इस शेयर बिकवा रहा है, उस प्रोसेस को बोलते हैं अंडरराइटिंग। क्लियर है? जो कर रहा है वो अंडरराइटर, जो काम हो रहा है उसको बोलते हैं अंडरराइटिंग। फ्री में नहीं होगा, कमीशन देंगे, उसको देंगे अंडरराइटिंग कमीशन। इज दैट क्लियर? 3 चीज क्लियर है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग, और थोड़ा मीनिंग की तरफ बढ़ते हैं। अब एक्चुअल आगे थ्योरी के पास। अब तक मैंने एग्जांपल देखा, इसमें क्या बोल रहा है, टू अवॉइड अ रिस्क ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन। अब ये अंडर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन और नॉर्मल सब्सक्रिप्शन क्या होता है? देखो, तुमने, एक होता है इशू और एक होता है आपका सब्सक्राइब। तुमने जितना शेयर इशू किया उतने ही लोगों ने सब्सक्राइब किया, तो ये हो गया नॉर्मल सब्सक्रिप्शन। ओके, तुमने जितना शेयर इशू किया और उससे ज्यादा लोगों ने अप्लाई किया, उसको बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन, जहां पे कोई रिस्क नहीं। नॉर्मल में कोई रिस्क नहीं, ओवर में कोई रिस्क नहीं, क्योंकि जितना जितना मिल गया यार कम से कम। लेकिन तुमने जितना इशू किया उससे कम लोगों ने अप्लाई किया, उसको बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। और जब अंडर सब्सक्रिप्शन होगा तभी आपको रिस्क है, और तभी अंडरराइटर की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। अब क्वेश्चन ये होगा, सर जब रिस्क होगा तभी हम अंडरराइटर को अपॉइंट करेंगे या पहले करते? पहले करते, ठीक है। मार्केट में शेयर इशू हो उससे पहले कंपनी डिसाइड करके अंडरराइटिंग अपॉइंट करती है। ये तो बात होगा ना, बोलेंगे आप तो रिस्क नहीं, आप क्या अंडरराइटर अपॉइंट करो, होता ना ऐसा। तो इसलिए पहले मार्केट को जज करके कंपनी पहले चीज करती है। तो यहाँ पे वही चीज बोला है कि अंडरराइटर का हेल्प लेते हैं वो रिस्क को हटाने के लिए। सेकंड कॉन्सेप्ट दिया है कि सेबी गाइडलाइंस के हिसाब से अंडरराइटिंग का मीनिंग यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। इन्हीं चीजों को आप थ्योरी में लिख सकते हो यार। मीन्स एन एग्रीमेंट with or without conditions to subscribe to the securities of a body corporate when an existing shareholder of such body corporate or the public do not subscribe to security। बोल रहे हैं अगर existing शेयर होल्डर या कोई भी मार्केट में शेयर्स नहीं खरीद पाया तो उसको खरीदने के लिए बीच में एग्रीमेंट बनता है, उस एग्रीमेंट को बोलते हैं अंडरराइटिंग एग्रीमेंट। और जो जिसके बीच में बन रहा है, एक अंडरराइटर बनेगा और एक कंपनी, इनके बीच में एग्रीमेंट बनता है, ये बता रहा हूँ और कुछ नहीं। फिर आगे बोला है एक चीज और, क्या कि अंडरराइटिंग कौन कौन कर सकता है। मैंने अभी बताया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हो गया, बैंक हो गया, कोई ब्रोकर हो गया, जिनके पास सिंपल सा कॉन्टेक्ट है या जिनके पास राइट हो सकता है, वो बन सकता है अंडरराइटर। ओके, अब आ जाओ आगे थोड़ा सा और कि कितने टाइप के अंडरराइटिंग होते हैं। तो देखो, सबसे पहला होता है कंडीशनल अंडरराइटिंग। बड़ा ही प्यारा चीज है, कंडीशन होगा कुछ तो। दूसरा आता है आपका फॉर्म अंडरराइटिंग। थोड़ा सा इसको मैं अच्छे से बताऊंगा नेक्स्ट स्लाइड पे। फिलहाल समझो कि कंडीशनल अंडरराइटिंग होता क्या है। अब कंडीशन को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया होता है, कंप्लीट अंडरराइटिंग और पार्शियल अंडरराइटिंग। समझाता हूं। देखो, अगर मान लो कि एज अ कंपनी ले भारी लिमिट जो हमारा कंपनी है, अगर ये मार्केट में 10,000 शेयर इशू करने का प्लान कर रहा है और ये 10,000 के 10,000 के लिए एक पूरे 10,000 शेयर्स के लिए एक अंडरराइटिंग अपॉइंट कर रहा है कि भाई तू पूरा बिकवा के दे, मुझे पूरा बिकवा के दे, तो उसको बोलूंगा मैं कंप्लीट अंडरराइटिंग। फर्स्ट थिंग, अगर मैं बोल रहा हूं कि 10 में से 2,000 मैं खुद बिकवाऊंगा, मैं मतलब कौन, ले भारी लिमिटेड कंपनी की बात कर रहा हूं, और 8,000 तू मुझे बिकवा के दे, मतलब थोड़ा मैं अपने पास रख रहा हूं बेचने के लिए और थोड़ा तुझे दे रहा हूं बेचने के लिए, तो उसको बोलूंगा मैं पार्शियल अंडरराइटिंग। इतना क्लियर हुआ? पार्शियल, कुछ पार्ट। अब थोड़ा सा और इसको आगे बढ़ते हैं। देखो, अब कंप्लीट, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, 10,000 अंडरराइटिंग करवाया था, पूरा का पूरा कंप्लीट मैंने अंडरराइटिंग करवा दिया। अब मैं सोचता हूँ यार, अगर एक के पास से रखूंगा तो थोड़ा लेट हो सकता है शेयर अंडरराइटिंग के लिए, या फिर हो सकता है कि ना हो, तो मैंने क्या किया, एक से ज्यादा मैंने बोला कि मैंने एक बैंक को बोला तू भी अंडरराइटिंग कर, एक बैंक को तू भी अंडरराइटिंग कर, 2 लोग को दे दिया मैंने अंडरराइटिंग करवाने के लिए, 2 लोग को दे दिया शेयर इशू करने के लिए, मतलब एक से ज्यादा। तो ऐसा पॉसिबिलिटी भी हो सकता है कि कंप्लीट अंडरराइटिंग, सिंगल अंडरराइटिंग भी हो सकता है, और आपका मोर देन 1 अंडरराइटिंग भी हो सकता है। पहले मैंने क्या समझाया कि अंडरराइटिंग क्या होता है, फिर मैंने बताया कंडीशनल अंडरराइटिंग क्या होता है। कुछ कंडीशंस होंगे उसके अंदर। कंडीशन में कैसा कि पूरा अंडरराइटिंग करवा दिया मैंने, या फिर कुछ पूरे पार्ट में, थोड़ा सा पार्ट मैंने अंडरराइटिंग करवाया और बाकी अपने पास रखा है सोल्डर, अपने पास कंपनी के पास। फॉर्म अंडरराइटिंग तक पहुंचा नहीं अब तक में। अब कंप्लीट में हो सकता है कि पूरा का पूरा जो 10,000 का 10,000 अंडरराइटिंग में किसी एक को ही दूं, या फिर 10,000 को कुछ एक से ज्यादा लोग को दे दूं मैं। अब ये सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी होगा यार, कि 10,000 में से
कंपनी ने 2000 शेयर खुद बेचने के रखा है, अब 8000 वो अंडरराइटिंग करने का प्लान कर रहा है। हो सकता है कि 8 के 8000 किसी सिंगल अंडरराइटर को देगा या फिर मोर देन वन को देंगे। यस सर नो, यस सर नो, क्लियर क्या बोलना चाह रहा हूं? सो यही है अपना अंडरराइटिंग के टाइप। ध्यान रखना मोस्टली जो क्वेश्चन बनते हैं आपके टेक्स्ट बुक में या फिर बोर्ड पेपर्स में वो आपका मोर देन वन अंडरराइटिंग का ही बनेगा। हाँ, वो हो सकता है कंप्लीट अंडरराइटिंग हो या पार्शियल, बट ज्यादातर मैंने क्वेश्चन देखा कंप्लीट अंडरराइटिंग का ही। ठीक है, तो इतनी चीजें आप लोगों को ध्यान रहे, इतना क्लियर रहेगा, याद रहेगा। रिपीट करें फटाफट कि अंडरराइटिंग होता कौन है। सर 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 जो कंपनी का रिस्क ले रहा है मार्केट में शेयर इशू करने के लिए उसको बोलते हैं अंडरराइटर। वो जो काम कर रहा है उसको बोलते हैं अंडरराइटिंग। फ्री में करेगा कोई नहीं, जो लेता है उसको बोलते हैं अंडरराइटिंग कमीशन। उसके बाद हमने देखा टाइप्स ऑफ अंडरराइटिंग। इधर बिठा दो इधर पूरा बिठा दो यार, थ्योरी में लिखने में यही काम है तुमको। तो सबसे पहले सर जो होता है कंडीशनल अंडरराइटिंग, फिर होता है फॉर्म अंडरराइटिंग। कंडीशनल में आपका 2 टाइप है सर, एक होता है फुल्ली अंडरराइटिंग या एक होता है मतलब फुल्ली कंप्लीट, दूसरा होता है पार्शियल अंडरराइटिंग। अब दोनों में सिंगल और मोर देन वन हो सकते हैं। अब थोड़ा मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूं आपको। फॉर्म अंडरराइटिंग ये होता क्या है, ये ना एक्चुअली फिक्स होता है। मतलब कंपनी अपने अंडरराइटर को बोलता है देख मैं ना तुझसे ना डायरेक्ट शेयर्स नहीं खरीद सकता, मतलब ना मैं डायरेक्टली शेयर्स अपने पास नहीं रख सकता, तो एक काम करता हूँ एज अ कंपनी। कौन बोल रहा है? कंपनी बोल रहा है। किसको बोल रहा है? अंडरराइटर को। क्या बोलता है कि देख मैं ना पहले तो अंडरराइटिंग करूंगा, उसके बाद ना तेरे पास से ना मैं इतना नंबर ऑफ शेयर फिक्स्ड मैं ही खरीद लूंगा। कौन बोल रहा है? कंपनी बोल रहा है। किसको बोल रहा है? अंडरराइटिंग को। पहले तो पूरा शेयर कंपनी ने अंडरराइट कर दिया अंडरराइटर को। अब उसके पास 100 शेयर जो भी फिक्स है, 100 शेयर 200 शेयर तो भी बोला कि 200 शेयर्स मैं खुद खरीद लूंगा। तो जो फिक्स्ड नंबर ऑफ शेयर्स है कंपनी प्रॉमिस कर रहा है अंडरराइटर को कि मैं खुद खरीद लूंगा, उसी शेयर्स को बोलते हैं फॉर्म अंडरराइटिंग। समझाता हूं, देखो अपने पास फॉर्म अंडरराइटिंग समझना अपने को। ये है अपना कंपनी, या कौन सा कंपनी? ले भाई लिमिटेड। कौन सा कंपनी? ले भाई लिमिटेड, एकदम ले भाई लिमिटेड। सो ले भाई लिमिटेड ने सबसे पहले अंडरराइटर्स को अपॉइंट किया। मान लो ले भाई लिमिटेड का क्या, अंडरराइटर्स को अपॉइंट किया। अब अंडरराइटर को अपॉइंट किया, बोला कि ले अंडरराइटिंग कर तू बाबा शेयर्स को। अब कंपनी क्या बोलता है? कंपनी क्या बोल रहा है कि मैं तुझसे क्या करूंगा? शेयर्स परचेस कर लूंगा। कौन बोल रहा है? कंपनी बोल रहा है। समझो कॉन्सेप्ट को, समझा कॉन्सेप्ट को। कंपनी ने पहले शेयर्स अंडरराइट कर दिया इसको कि ले 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 जा पब्लिक में बेच के तुझे कमीशन दूंगा मैं। सो अब इसके बाद ये देने के बाद कंपनी ने फिर से एक फिक्स्ड नंबर्स जो है कंपनी ने अंडरराइटर से परचेस कर लिया, उसी को बोलते हैं फॉर्म अंडरराइटिंग। ये फिक्स्ड होता है, फिक्स्ड। इसके ऊपर काफी कॉन्सेप्ट से आगे हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। क्लियर है? फॉर्म अंडरराइटिंग क्या होता है? जो फिक्स्ड होता है। इनके डेफिनेशन याद देख लो, आपको ऑब्जेक्टिव में या डिस्टेंस में यूज कर सकते हो आप लोग। कंडीशनल या ओपन अंडरराइटिंग और फॉर्म अंडरराइटिंग, तो ये वाला पार्ट दिस वन, इसी को कंडीशनल अंडरराइटिंग बोलते हैं या ओपन अंडरराइटिंग बोलते हैं, और ये फॉर्म अंडरराइटिंग है आपका। 2 पॉइंट। तो देखो कंडीशनल या फॉर्म ओपन अंडरराइटिंग हम किसको बोलेंगे? यहां दिया पहले तो सर बोला है लायबिलिटी ऑफ अंडरराइटिंग हिज अराइज ओनली इफ अंडर सब्सक्राइब। अगर अंडर सब्सक्राइब हुआ, मतलब लोगों ने कम अप्लाई किया, तब जाके आपका ये ओपन अंडरराइटिंग कंडीशनल अंडरराइटिंग का कॉन्सेप्ट आ जाएगा और अंडरराइटर से पैसा लेंगे। फॉर्म अंडरराइटिंग क्या है? लायबिलिटी ऑफ अंडरराइटिंग इज एब्सोल्यूट एंड नॉट कंडीशनल। इट्स अ फिक्स रहेगा कि एज अ कंपनी फिक्स है कि मैं इतने शेयर लूंगा ही लूंगा, चाहे मार्केट में बिके या ना बिके। सो फॉर्म अंडरराइटिंग देखना फिक्स्ड होता है, कंडीशनल डिपेंड करता है कि अगर वो अंडर सब्सक्राइब हुआ तो ही आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। जरा याद करो टाइप्स ऑफ अंडरराइटिंग में, याद करो जरा, ठीक है? कि सर अंडरराइटिंग्स थे, फिर कंडीशनल हो गया, फिर फॉर्म हो गया। अब कंडीशनल में फॉर्म का तो कोई टाइम था नहीं सर, लेकिन कंडीशनल अंडरराइटिंग का थे। याद है कौन सा? या तो कंप्लीट अंडरराइटिंग या तो पार्शियल अंडरराइटिंग। अब देखो उसके अंदर भी एक था मोर देन वन अंडरराइटिंग और एक था सिंगल अंडरराइटिंग है, ये वाला बात कर रहा हूं मैं। तो देखो मान लो कि हमने ये वाला देख रहे हैं और इसके अंदर 3 अंडरराइटर है, ठीक है? कितने अंडरराइटर है? 3 अंडरराइटर है। तो जरा सोचो कि एज अ कंपनी हमारे पास बहुत सारा शेयर आएगा। अब मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि कौन सा शेयर कौन से अंडरराइटर ने बिकवाया? लॉजिक समझे क्या बोल रहा हूं मैं? अगर मैंने मोर देन वन अंडरराइटिंग अपॉइंट किया, मान लो 3 अंडरराइटर अपॉइंट किया अपने सारे शेयर को बिकवाने के लिए, तो इतने सारे शेयर मेरे पास आने के बाद मुझे कैसे मालूम पड़ेगी कितने शेयर्स कौन से अंडरराइटर ने बिकवाया? सब आके बोलेंगे ये मैंने बेचा, सब मैंने बेचा। ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकता है ना? सो इसलिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है फिर उसका मार्क्ड एप्लीकेशन और अनमार्क्ड एप्लीकेशन। अब मान लो एक कोई शेयर्स बिकवाया है किसी अंडरराइटर ने, ए ने, तो ए का यहाँ पे सिंबल होगा, स्टैंप होगा एक अंडरराइटर का, तो इससे पहचाना जाएगा
कि हाँ ये शेयर्स इस अंडरराइटर ने बिकवाया है। तो जिन जिन शेयर्स के ऊपर मार्क्ड होता है उसको बोलते हैं मार्क्ड एप्लीकेशन, जिनके ऊपर मार्क नहीं है, मालूम नहीं है, तो उसको बोलते हैं अनमार्क्ड एप्लीकेशन। इज दैट क्लियर? बहुत ही सिंपल तरीके से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर तुम्हें समझता नहीं यार लाइक कर दो इस चीज को, और हाँ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि कुछ भी नोटिफिकेशन रहा या कुछ भी रिविजन रहा तो मैं वहीं पे और यहीं पे लेने वाला हूँ। ओके ओके, तो मार्क एप्लीकेशन, अनमार्क एप्लीकेशन, क्लियर है बॉस? फर्स्ट थिंग। अब थोड़ा आगे आ जाओ कि परसेंटेज वाला पार्ट थोड़ा याद रखना, खाली चीज ये कहीं पे मोस्टली दिया हुआ होता है, बट नहीं दिया होगा तो ध्यान रखना है कि इक्विटी शेयर्स, अगर इक्विटी शेयर्स के बारे में बात करूंगा, इक्विटी शेयर्स और डेवलपिंग बाय अंडरराइटर होगा तो 2.5 है, और पब्लिक होगा तो भी 2.5, मतलब याद रखने की जरूरत नहीं है। इक्विटी शेयर इज इक्वल 2.5% सभी के लिए, है कि नहीं? इक्विटी शेयर इज इक्वल टू 2.5% सभी के लिए। लेकिन अगर प्रेफरेंस शेयर्स या डिवेंचर, दोनों सेम कैटेगरी में रखा है, प्रेफरेंस शेयर और डिवेंचर अगर अप टू 5 लाख आपका टोटल शेयर कैपिटल अमाउंट है तो 2.5% इसके लिए है और 1.5 इसके लिए, और अगर 5 लाख से ऊपर रहेगा तो 2%, 1%। इसको बस याद रख के रखो, लिख के रखो थोड़ा सा कहीं पे, मैं जब सम्स कराऊंगा तो उसको मैं यूज करूंगा, बट मोस्टली यूज नहीं होता क्योंकि क्वेश्चन में दिए रहते हैं आपको। इतना क्लियर है फिलहाल के लिए। इक्विटी 2.5 है, चाहे वो अंडरराइटिंग डेवलपिंग हो या सब्सक्राइब बाय पब्लिक हो डायरेक्टली। उसके बाद प्रेफरेंस शेयर्स या डिवेंचर्स के लिए अप टू 5 लाख रहा तो डेवलपिंग बाय अंडरराइटर 2.5 है, बट सब्सक्राइब बाय पब्लिक रहेगा तो 1.5 है, और मोर देन 5 लाख रहा तो डेवलपिंग बाय अंडरराइटर 2.2%। अब ये होता है क्या, मैं समझाऊंगा आगे जाकर के। मोस्टली कैसा होता है कि पब्लिक ने सब्सक्राइब किया तो ये आ गया, अगर अंडरराइटर को खरीदना पड़ा तो ये आ गया, समथिंग कुछ ऐसा रहेगा। ठीक है, आगे बढ़े। ये आपका कमीशन के रेट है, रेम्यूनरेशन बोल दो, कमीशन बोल दो, उसके रेट है आपके। फिर आगे आते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट के ऊपर, थोड़े से बच्चे और टेंशन, मतलब 5 से 6 मिनट खाली आपका एक्स्ट्रा लूंगा मैं, फिर आपका ये चैप्टर का बेसिक थ्योरी खत्म हो जाएगा, है कि नहीं बॉस? सो आगे बढ़े। नेक्स्ट पेज अपना फॉर्म अंडरराइटिंग। ऊपर देखा था फॉर्म अंडरराइटिंग क्या था सर? जो फिक्स होता है सर, जो फिक्स होता है कौन खरीदता है? कंपनी। किसके पास से? अंडरराइटर के पास से। जो सर फिक्स होता है, फिक्स्ड है। सो अब इसको भी दो टाइप आगे दिया हुआ है कि एक होता है मेथड 1 और एक होता है मेथड 2। कभी कभी हो सकता है कि हम क्या करेंगे, इसको हम मान के चलेंगे कि ये अपना मार्क एप्लीकेशन है, और कभी कभी मानेंगे कि ये मार्क एप्लीकेशन नहीं है रे बाबा। समझाता हूं, कुछ फॉर्म अंडरराइटिंग रहेंगे, पहले मानेंगे कि मार्क एप्लीकेशन हो सकते हैं, या फिर मानेंगे ना मार्क एप्लीकेशन नहीं हो सकते। इसको बोलते हैं बेनिफिट गिवन और बेनिफिट नॉट गिवन। क्या बोलते हैं? इंडिविजुअल बेनिफिट्स गिवन और इंडिविजुअल, अब लिख के दिया होता है मोस्टली कि बेनिफिट गिवन है कि नॉट गिवन, या फिर कुछ अलग वर्ड होंगे इसी से रिलेटेड, जैसे कि ये मार्क एप्लीकेशन रहा तो बेनिफिट गिवन है, अनमार्क रहा तो बेनिफिट नॉट गिवन है। क्लियर है? आगे बढ़े। देखो अब ये आपका एक्चुअल फॉर्मेट है प्रैक्टिकल सम्स के लिए। आपको कुछ ऐसे फॉलो करना है, जितने भी अंडरराइटर, जैसे मैंने माना कि 2 अंडरराइटर है तो 2 यहाँ बनाया, इसमें और भी कॉलम्स बन सकते हैं, बेसिक्स वाले और टोटल वाला। टोटल आपका नंबर्स, बेसिक कौन से रेशियो में बांट रहे और अंडरराइटर्स के कॉलम्स। अगर 3 अंडर तो 3 कॉलम बनेंगे, 4 अंडरराइटर है तो 4 कॉलम बनेंगे। फॉर्मेट क्या है याद करो, मेहनत याद करो। पहला क्या आता है? ग्रॉस लायबिलिटी, फिर क्या आता है? माइनस मार्क एप्लीकेशन, फिर क्या बचेगा? बैलेंस। फिर अब ये वाला कभी कभी आएगा, कभी कभी नहीं आएगा। कब आएगा देखो, हमने बता के दिया है, जब बेनिफिट इज गिवन होगा तब फॉर्म अंडरराइटिंग आएगा, यहाँ माइनस होगा फिर प्लस होगा। अगर बेनिफिट गिवन नहीं होगा तो ऊपर आपका माइनस नहीं होगा, फॉर्म अंडरराइटिंग सिर्फ नीचे प्लस होगा। ध्यान रखना बॉस, अगर फॉर्म अंडरराइटिंग बेनिफिट गिवन है तो एक बार माइनस एक बार प्लस फॉर्म अंडरराइटिंग, अगर बेनिफिट नॉट गिवन है तो ऊपर माइनस नहीं होगा, सिर्फ नीचे प्लस होगा। अच्छा अब सुनो, ये तो चलो अलग की बात है, इसको छोड़ दो, मैं डायरेक्ट बताऊं। ग्रॉस लायबिलिटी माइनस मार्क एप्लीकेशन, बैलेंस बचेगा, फिर माइनस अनमार्क एप्लीकेशन, फिर प्लस फॉर्म अंडरराइटिंग। ये किसका बताया मैंने? ये वाला बताया, समझा? अगर गिवन रहेगा बेनिफिट तो आपके ऊपर माइनस भी हो जाएगा फॉर्म अंडरराइटिंग। सर ये सब खत्म हो गया, आपने कहा था कि इस चैप्टर में जर्नलिटी भी है कि नहीं? हाँ, इसमें जर्नलिटी में गिन चुन के 5 जर्नलिटी बताऊंगा मैं। 5 जर्नलिटी के अंदर एक पूरा कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगा। देखो फर्स्ट थिंग होता है जर्नलिटी आपका कि हम मार्केट में शेयर्स इशू कर रहे हैं एट, मैंने प्रीमियम का एग्जांपल दिया हुआ है, और पार भी हो सकता है। पार रहेगा तो बस ये लाइन नहीं आएगा, बाकी सब सिमिलर रहेगा। अब प्रीमियम का मतलब क्या होता है? सर 10 का चीज 12 में प्रीमियम, 10 का चीज 10 में पार, 10 का चीज 9 में डिस्काउंट। तो यहाँ प्रीमियम का एग्जांपल दिया है। मैं मार्केट में शेयर्स इशू कर रहा हूं, मतलब पैसा आएगा, इसलिए बैंक को डेबिट किया। हो सकता है मैं शेयर इशू करूंगा या तो डिवेंचर इशू करूंगा, तो शेयर्स या डिवेंचर क्रेडिट में आ गया।
अगर प्रीमियम में कर रहा हूं तो मुझे फायदा होगा, बेनिफिट होगा, इसलिए सिक्योरिटी में क्रेडिट में आ गया। ये तो फर्स्ट थिंग। अगर मान लो मार्केट में सारे शेयर नहीं बिके तो किससे पैसा वसूल करने वाला हूं मैं? सर अंडरराइटर से। तो अंडरराइटर वाला चीज आएगा कि अंडरराइटर से अब देखो एंट्री सेम है। यहाँ पब्लिक से ले रहा था, पैसा मिल रहा था इसलिए बैंक को डेबिट किया था। या पब्लिक से नहीं, अंडरराइटर से लेने वाला, इट ड्यू कर रहे हैं कि कितना मैं अंडरराइटर से पैसा लूंगा, कितने शेयर्स का। सो जहां बैंक था वहां क्या आ गया? अंडरराइटर। बाकी पूरा एंट्री सेम है। उसके बाद हम अंडरराइटर को जो काम करवा रहे फ्री में कर रहा था, नहीं कमीशन देना पड़ेगा। सर कमीशन एज अ कंपनी कमीशन देना पड़ेगा, खर्चा हो गया, लॉस हो गया, तो कमीशन आपका डेबिट में आएगा और जिसको देने वाले है उसका नाम आपका क्रेडिट में आ गया। फिर उसके बाद आप फाइनली एडजस्ट करेंगे यार कि कितना पैसा है, कितना बजट। समझाता हूं मैं। देखो यहाँ पे क्या है कि मैंने उनको जो लाइब्रेरी बना है, अंडरराइटर लाइब्रेरी जो बना है, मतलब अंडरराइटर से 1 लाख आना बाकी है और हम उसको 50,000 देंगे। लॉजिक समझा? 1 लाख अंडरराइटर से पैसा आना बाकी है शेयर्स का और उसको हम कमीशन का 50,000 देना बाकी है। इन शॉर्ट मैं क्या बोलूंगा उसको, देख 1 लाख आना बाकी है, मैं तुझे 50 देना बाकी है, तो 1 लाख में से 50 माइनस कर, बचा हुआ 50 मुझे तू दे दे। सो ये इसका एंट्री है। पैसा आ रहा है, अंडरराइटर से आ रहा है। अब सेकंड कौन से मान लो कि मैं उसको 1.5 लाख देना बाकी है, कमीशन का, और उसे शेयर से खाली 50,000 आना बाकी है। मैं इसको क्या बोलूंगा, देख मैं तुझे 1.5 लाख देना बाकी है और तेरे पास से 50 बाकी है आना, तो मैं क्या करता हूँ ना, 1.5 लाख में से ना मैं 50 तुझसे आना बाकी था, तू मत दे, मैं उसको माइनस करता हूँ, बचा हुआ मैं तुझे 1 लाख दे दूंगा। ये सम जब मैं कराऊंगा तब ज्यादा क्लियरिटी मिलेगा आपको। फिलहाल के लिए इसको बस देख के रखो और एंट्री सारी चीजें लिख के रखो। मैं आपको पूरा प्रेजेंट कर रहा, फटाफट देख के लिख के लो यार। हर एक चीज आपके नोटबुक में, भले ही देखो हम अकाउंट के साथ में ड्राइंग क्लास सीख रहे, समझ के चलो, तो हर एक ड्राइंग को आप बनाओगे, भले थोड़ा टाइम जाएगा और अभी तो टाइम है भी यार। मस्त एकदम मस्त बैठो, अच्छे से ड्राइंग बना के लिखो। आपको इस लगेगा वाह मैंने नोट बनाया था, कितना मस्त बनाया था, खुशी होगी, खुद को खुशी होगी कि आपने इतनी मेहनत की खुद के लिए। सो इसलिए ड्राइंग्स बनाओ, कोई दिक्कत नहीं यार, कोई हंसेगा हंसने दो, अपने को समझने से मतलब है। तो ड्राइंग बना के लो, ठीक है, इन चीज को बना के लो, ठीक है। आपको मैंने शो कर दिया है, आप एक बार देख लीजिए कैसे क्या रहेगा। हर एक चीज को आप लिख के लो और अब मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल हम स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहो या बढ़ते रहो और पांडा सर को याद करते रहो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।